डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज भी हम स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल वाली वीडियो को जो है कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे राइबोसोम के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन को। तो राइबोसोम की अगर बात करें तो टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हैं, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और मेन काम क्या है ये साइट हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और ये याद रखना है कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, इनके इर्द गिर्द आपको कोई मेम्ब्रेन जो है वो नज़र नहीं आएगी। बाकी हम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को जब डिस्कस करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं। आपने साइटोप्लाज्म में भी मैंने आपको बताया था कि ये साइटोसोल जो है, साइटोप्लाज्म का एक लिक्विड पार्ट जो है उसे साइटोसोल बोलते हैं। तो राइबोसोम जो है ये साइटोसोल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ये लिक्विड पार्ट के अंदर डिज़ोल्व स्मॉल मॉलिक्यूल ही इन्हें कंसीडर किया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में इन्हें काउंट नहीं किया जाता। लोकेशन, अगर हम लोकेशन की बात करें तो दो जगह हैं इनकी जहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली। और दूसरे नंबर पे ये ज़्यादा जो हैं वो अटैच हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अलबत्ता जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ और रफ, उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि स्मूथ के ऊपर तो राइबोसोम अटैच नहीं होते, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ है इस वजह से कि उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो हैं वो अटैच हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में है कि मेनली बने होते हैं प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए के। आपने 3 तरह के आरएनए जो हैं वो पढ़े हैं। उनमें से जो राइबोसोमल आरएनए हैं, आरएनए, उसके और प्रोटीन के मिलने से ये बनते हैं। असेंबली की बात करें तो ये हमने न्यूक्लियस के अंदर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो कि असेंबलिंग लोकेशन है आरएनए की। consist of two subunit that unite during protein synthesis and separate afterward। ठीक है, 2 सब यूनिट पे कंसिस्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। ये दोनों जो हैं वो ज्वाइन होते हैं जब इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, उसके बाद फिर से जो है ये वापस अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस भी हम जो है वो अक्सर जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस पे कोई नोट वगैरह लिखते हैं तो उस वक्त भी आपके जहन में ये पॉइंट होना चाहिए कि इन दोनों के सेल्स में राइबोसोम का क्या डिफरेंस होता है कि यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो स्लाइटली लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक से। ठीक है, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका 80S राइबोसोम होता है, ये आप कोट भी कर सकते हैं साथ। वहीं पे जो प्रोकैरियोटिक हैं उनका 70S राइबोसोम जो है वो मौजूद होता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, ये वाला पॉइंट भी अपने जहन में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को राइबोसोम के साथ इसीलिए जो है वो इस वीडियो में डिस्कस किया है ताकि हमें ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये साथ साथ ही पाए जाते हैं। फ्री फ्लोटिंग भी पाए जाते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर काफ़ी राइबोसोम अटैच होते हैं और इनका जो फंक्शन है ना वो भी एक दूसरे के बाद आता है। यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं उनकी ही आगे फर्दर प्रोसेसिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू भी की जा रही होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नेटवर्क है जो कि चैनल्स पे कंसिस्ट करता है और प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होता है। इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस की साइड से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये जो है एक्सटेंड कर रहा होता है। और ये सारी जो हैं चैनल्स लग रही हैं, ये तमाम चैनल्स जो हैं वो सेल के न्यूक्लियस से लेके बाहर सेल मेम्ब्रेन तक जो है वो ये एक्सटेंड किया होता है। तो ये इस तरह से एक पूरा जाल है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। अगेन मैं बताता जाऊं कि ये क्या है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स
टाइप्स होती हैं इसकी, दो मेन टाइप्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ इसीलिए कहलाती है कि राइबोसोम उसकी सरफेस पे छोटे छोटे अटैच हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइबोसोम अटैच हैं, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि यहाँ पे आपको कोई राइबोसोम नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि आप उसके ऊपर राइबोसोम अटैच देख रहे हैं, तो मेन फंक्शन उसका भी प्रोटीन सिंथेसिस ही है। इन दोनों के फंक्शंस का डिफरेंस जो है अक्सर पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इसको आपने याद रखना है। वहीं पे अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं। जैसे कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है इसके अंदर, राइबोसोम मौजूद नहीं होते, ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे दिखा भी दिया है। नंबर 2 पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, ट्रांसपोर्ट भी करती है मटेरियल्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर इन्वेलप के बाहर से लेके सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड की हुई है, तो इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक फंक्शन है, जो कि हार्मफुल केमिकल्स की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करती है। इसी तरह मसल सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी जो है हेल्पफुल होती है, कॉन्ट्रैक्शन में भी ये मदद करती है। तो इसके जो फंक्शन हैं ये काफ़ी डाइवर्स हैं। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस ही है, जो कि राइबोसोम अटैच होते हैं और वो कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम जो है वो चलते हैं गोल्जी अपरेटस पे। अब गोल्जी अपरेटस को भी अगर आप देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये एक ही वीडियो में कवर करें, ताकि इन दोनों का जो है वो डिफरेंस हम पे वाजे हो जाए। गोल्जी अपरेटस की बात करें तो डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी इन 1898। बना किसका होता है, कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं ये सिस्टर्नी कहलाते हैं, स्टैक्ड ओवर ईच अदर, और ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टैक्ड होते हैं। कहाँ पाया जाता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों प्लांट और एनिमल सेल यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। फंक्शन क्या है इसका, मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि प्रोटीन जो है वो, इसी वजह से मैंने एक ही वीडियो में इनको डिस्कस किया है कि प्रोटीन की जो राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। अब वो प्रोटीन बाद में चला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे नेक्स्ट कहाँ पे जा रहा है, वो गोल्जी अपरेटस में, जो कि उसे प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग भी कर रहा है। पैक देम इनटू मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेजिकल। ये जो आपको छोटे छोटे सैक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हैं, गोल्जी वेजिकल्स हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं सैक्स। वेजिकल आर आइदर स्टोर्ड इन द सेल और ट्रांसपोर्टेड एज अ सेक्रीशन। अब ये वेजिकल जो हैं, जिनके अंदर डिफरेंट एंजाइम भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड वगैरह, वो स्टोर करने के लिए भी रखे जा सकते हैं या ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी रखे जाते हैं। और इसी की ये जो गोल्जी अपरेटस है, इसको डिस्कवर करने पे कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1906। तो ये था हमारे पास जो है वो एक गोल्जी अपरेटस। इसमें जो मेन स्ट्रक्चर है वो सिस्टर्नी है। इसी तरह क्रिस्टाई और सिस्टर्नी में बच्चे भी जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। क्रिस्टाई जो हैं वो इसकी जो स्टैक्स हैं, फ्लैटन डिस्क हैं, उनको नहीं बोला जाता, इसकी फ्लैटन डिस्क को सिस्टर्नी बोला जाता है। क्रिस्टाई जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में अक्सर ये पूछा जाता है कि सिस्टर्नी या क्रिस्टाई जो हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट अब हम जो है वो अगली वीडियो में लाइसोसोम को डिस्कस करेंगे। आई होप सो ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।